काफ़ी मुखिया समाज के लोगों को, लेकिन वो आधी हक नहीं मिल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी सियासी दलें हैं, इन लोगों ने हमेशा मुस्लिम पिछड़े वर्ग, मुस्लिम पसमानदा को नजरअंदाज किया। शासन सत्ता में इनको बराबर की भागीदारी नहीं दी गई और तमाम जो मुस्लिम समाज के अशराफ कहे जाने वाले मुसलमान थे, सिर्फ सभी सियासी दल के लोगों उनको भागीदारी दी और उन्हें अपना सब कुछ समझा। मुस्लिम पिछड़े वर्ग को हिस्सेदारी नहीं दिया और हमने कई बार आगाह किया कि मुस्लिम पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश में कायदा चाहता है, लेकिन इन राजनीतिक दलों ने अनदेखी की, अनसुनी की। इसलिए हमने जिस तरह से बिहार के अंदर पसमानदा का आवाज बुलंद हुआ, जिस तरह बिहार मूवमेंट चलाया और वहाँ पसमानदा मुस्लिम एक होकर के और सरकार बनाई, उसी तरह से अब हम उत्तर प्रदेश के अंदर ये आंदोलन चलाएंगे। मुस्लिम पिछड़े वर्ग, मुस्लिम पसमानदा जो एक नया संगठन उत्तर प्रदेश में आपने कहा लॉन्च हुआ है, ये नया नहीं है। ये पसमानदा समाज हमेशा काम करता रहा है। अब इसका पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सहित पूर्वांचल सहित पूरा विस्तार होगा और ऑल इंडिया मुस्लिम पसमानदा महाज उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े मुसलमानों के लिए काम करेगी और हम लोग सड़कों पर आंदोलन करेंगे, अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, मुत्तहिद करेंगे और बैकवर्ड समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो कुछ सम्मेलन में भी करने का हमने आज ही प्लान किया है। हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन 27 जनवरी को रविंद्रालय में होगा। वहां पर हमारे मुस्लिम पसमानदा महाज के सभी प्रदेश के संगठन के वफादारान और कार्यकर्ता वहां पर आएंगे। हम वहां पर अपनी बात करेंगे। उसके बाद हम एक रैली का आयोजन करेंगे, जो लगभग हम अक्टूबर में रैली करेंगे। बहुत बड़ा सम्मेलन होगा, वो मुस्लिम पसमानदा महाज का सम्मेलन सबसे बड़ा। हो रही है आज जनाब मुर्तजा आलम साहब की, जिनको मैं 5 मिनट का वक्त देता हूं कि बड़ा मेहरबानी वो अपनी तकरीर दे रही है। शामिल किया जाए, जैसा कि हिंदू समाज की अन्य कौमें जो सफाई के पेशे में संलग्न है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन का, तुम्हें कहीं इंसाफ मिलेगा, इस धोखे में मत रहना। भारत के जर्रे जर्रे में सबका अपना हिस्सा है, बुला बुला कर देगा कोई, इस धोखे में मत रहना। तो साथियों, अपने हक को, अपने अधिकार को लेने के लिए आपको एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। वो भाई है, बल्कि ये देखा कि ये दलित मुस्लिम पिछड़ा है, इसलिए उसे आज के बढ़ा गया। तो मैं आज तक उस कौम की हालत नहीं, चलो आगे बढ़ो।
कभी सैयद साहबी और सैयद साहबाज जैसे लोगों का आप भेजते हैं। एक बात लालू जी, हम सबक सिखाए। केंद्र सरकार ने जबरदस्त खिलाफत किया हमारे साथ। अगले तारीख जीतेंगे, उनका एहसान सदियों तक आने वाले पीढ़ियों पर है। वो ऐसी शख्सियत तस्लीम लाने वाली है जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की पसमानगी का सबक तलाश किया है। हमारे बारे में हमारे साथ साजिशें भी हुई है, हमारे साथ ताक़ुब भी बदला ले रहा है, हमारे अपनों में ही हमें दबाने और कुचलने की कोशिशें भी की है। पश्चिम काल में मेरे बात तुम्हारे पूरी पता ना पड़े, मैं ज्यादा कोशिश करूंगा अपनी बात समझा दूँ। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि उसमें हमारे बीच जनाब अनीस मंसूरी जैसे मर्द मुजाहिद को सभी पसमानदा बिरादरियों को उनके हुकूक दिलाने के लिए खड़ा कर दिया है। तो हमको एक साथ जोड़ने के लिए अथक कोशिश कर रहे हैं और तन मन धन से इस काम में लगे हुए हैं। हंस ने घरेलू नाले के पानी का जलीय पौधों का शोधन कर उसमें जलीय फलों का उत्पादन, फिर उसमें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इसे अति विशिष्ट बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिलाया है। ये बच्चा इसके लिए और हमारे लिए यादगार दिन में जाए कि आज इस मुल्क की एक बड़ी शख्सियत जिन्हें रैंड प्रसाद सच्चर के नाम से जाना जाता है, इन पिछड़े महाज का, किसी पसमानदा महाज का एक जीता जागता चमत्कार है। मैं दरखास्त करूंगा मौलाना जुनैद बनारसी साहब किबला से है, तो मैं आपकी जानकारी बता दूं कि जो पंडाल कि हम दुनिया के कई मुल्कों में गए, वहां जो हमने चीजें देखी इस मुल्क में तन्हा मैंने पाया है। हमारी मीडियाई तकरीरों में मैंने बार बार कहा कि दुनिया के कई मुल्कों में जाकर हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे हिंदुस्तान में है। आपको पता है मद्रास का कल्चर पंजाब से नहीं मिलता, सिंध और यूपी का कल्चर बिहार से मुख्तलिफ है, बंगाल और गुजरात में शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन ये मुल्क है कि मुत्तहिदा कल जो जमहूरियत आपने मनाया कि एक गुलदस्ते के फूल की तरह है। इस देश की एक बड़ी आबादी के साथ ये अन्याय है, क्योंकि असल में देखें तो इस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो मेहनत करने वाले लोगों से ही चलती है। तो इस बात को हम लोग बार बार कहते हैं कि ये पूरी व्यवस्था जो है ये अन्याय और शोषण के आधार पर टिकी है, जिसमें जो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला काम है व्यक्ति है, उसको सबसे कम मजदूरी या आजीविका मिल रही है, वो सम्मान के साथ अपना जीवन भी नहीं जी पा रहा है, वो भूखमरी का शिकार है, उसको आत्महत्या करनी पड़ रही है। ये बहुत शर्म की बात है। और जब भी मुझे हिंदुस्तान सच्चर कमेटी ने हिंदुस्तान सरकार के मुंह से वो बात कहलवा दी जो कहते हुए इस देश के हर मुसलमान के जहन में थी, लेकिन कहते हुए डर लगता था। वो बात अब देश के प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवा दी, देश की संसद के मुंह से बात कहलवा दी, वो बात कहना संभव है। एक ये बहुत बड़ा बदलाव है देश में। लेकिन जैसे मैंने कहा ये बदलाव की बात मैंने सिर्फ पूरे मुसलमान समुदाय के बारे में की है, ये केवल पसमानदा की बात नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ के भाई मंसूरी साहब आज इनको सब लोग यही कहेंगे बंटवारा कर रहे हैं, दो हिस्से कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आज से 50 साल बाद इनकी भी मूर्ति लगेगी, लोग इस बात को मानेंगे कि ये न्याय के लिए संघर्ष की ऊपरी पायदान है, ये कोई नीचे जाने वाला रास्ता नहीं है, ये कोई तोड़ने वाला रास्ता नहीं है। इस देश में अगर न्याय को आपको ऊपर ले जाना है, एक नए पायदान पे चढ़ाना है, तो आपको इन तमाम चीजों को उनके हकदार लोगों तक ऑल इंडिया पसमानदा महाज के जलसे में तमाम शख्सियतों ने तशरीफ रखा है। हम सब उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम मजलूमों पर गुर्बत पे नजर डाली और उनकी बात सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। इसके लिए आप सभी हजार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपने समाज में, मंसूरी समाज में जन जागरण का काम शुरू किया। समाज का काम करते करते मैंने सभी पिछले समाज की बात की
और सबको जोड़ने की पूरी कोशिश की उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने पिछले समाज को जोड़ने के लिए कई मीटिंग उत्तर प्रदेश के अंदर किया और लोगों को जगाने का काम किया। और आज जब मैंने पिछले समाज की बात करना शुरू कर दिया तो उन अशराफ मुसलमानों के मैं आंख में किरकिरी बन गया और सभी ने मुझ पर लांछन लगा दिया। भाई अनीस मंसूरी साहब, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा कभी नहीं था, सिर्फ आप ऐसे शख्स हो जिसने मुसलमानों को बांटने का काम शुरू कर दिया। आप मुसलमानों को बांटने का काम करते हैं। हमने कहा भाई अपने पसमानदा समाज के पिछड़े मुसलमानों की अधिकार की बात करना, उनके हक लाए करना, इसमें इस्लाम की बांटने जैसी कौन सी बात हो गई? अरे हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं। हमने तो लोगों से ये नहीं कहा कि 5 वक्त की जगह आप 6 वक्त की नमाजें पढ़ो। हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं, लेकिन अपने अधिकार की बात करना कि इस्लाम में तो इसकी ममलियत नहीं है। लेकिन लोगों ने मुझ पर इतना बड़ा लांछन लगा दिया कि मुझे पार्टी से भी हाथ धोना पड़ा। हमने उनसे पूछा कि क्या अपने समाज में काम करना अपनी बात है? उन्होंने कहा नहीं, आप पिछड़े वर्ग की पसमानदा मुसलमानों की बात पार्टी में नहीं करेंगे। मेरे साथियों, मैंने उनसे पूछा और ये लोग बड़े चालाकी से जो भी बीच में जाता है इनका अपना घेरा होता है, जैसे घुसने की कोशिश करते हैं। ये 15% का अशराफ मुसलमान जो अपने आप को सबसे ऊंचा मुसलमान कहता है, सबसे पहले ये काम खींचते हैं। वही हाल मेरे साथ हुआ। ये पढ़ते हैं, एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद वयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा आवाज। एक ही मुसल्ले में सारा मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, एक प्याले में शादी ब्याह में सब पानी पी लेता है, एक दस्तरखान पे कहीं प्लेट पे खाना खा लेता है। तो इसमें ऊंचा नीचे कौन सी बात हो गई? हम तो सभी मुसलमानों को बराबर दर्जा देते हैं। दोस्तों, ये हमें रोटी में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन बेटी में शामिल नहीं करते। बेटी में शामिल नहीं करते। जैसे ही बात आती है कि आप मंसूरी में शादी कर लो, अंसारी में शादी कर लो, तो कहते ना बाबा ना बाबा, हमारे खानदान में कोड हो जाएगा। हड्डी चबा भी जाते हैं, हमें ऐसा से कमजोरी के शिकार बनाते हैं, हमारे अंदर इन्फेक्टी कॉम्प्लेक्स पैदा होती है। मेरे दोस्तों, हमारे बीच में एक अजीम शख्सियत अली जनाब इज्जतमाब राजेंद्र सज्जन साहब के रूप में है, यहां पर तशरीफ रखते हैं। आपने पिछड़े मुसलमान, दलित मुसलमान सबके बारे में, माफ कीजिएगा पिछड़े में दलित भी आता है, दलित मुसलमान की बात हो रही है, सबकी बात हो रही है जो लोग पिछड़े हैं। आपने सबके बारे में एक्सरसाइज किया। आपने उस आयत को रहनुमाई करके सबके हकीकत को सामने ला दिया। आज ऐसे शख्स, ऐसे इतने बड़े हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट आपके बीच में बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास जाया जाता है, डॉक्टर हमें जांचें लिखता है, डॉक्टर हमें जांच लिखता है, एक्सरे लिखता है, तमाम चीजें लिखता है, खून की रिपोर्ट मंगाता है। मंगाने के बाद तब हो जाकर डायग्नोज करता है कि आपको ये मर्ज है, आपको ये दवा चाहिए। मानी सज्जन साहब ने सब जांच करा ली और डायग्नोज भी कर दिया। डायग्नोसिस भी कर दिया कि इनको इस दवा की जरूरत है। पिछले 2.5 साल से वो डायग्नोसिस रिपोर्ट फाइल में दब करके धूल खा रही है। आपका काम डायग्नोसिस करना था, आपने एकदम एक्सरे बिल्कुल शीशे की तरह उतार दिया सारे मुसलमानों की बठाली को। लागू नहीं किया, ये उनका काम था। आपको जो काम सौंपा गया, आपने उस काम को अंजाम दिया और बड़ी ईमानदारी, सच्चे ईमानदारी से उसे अंजाम दिया। आज हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया का मुसलमान मानी सज्जन साहब का इज्जत, न्यामुद्दीन सज्जन साहब का इज्जत करता है और इज्जत से नाम लेता है। तो आज अब उस डायग्नोसिस की दवा के लिए हम किसी दरवाजे भी नहीं मांगने जाएंगे। ये पसमानदा मुसलमान सबको संघर्ष करेगा। और मैं आज सभी समाज के जितने भी मुस्लिम पसमानदा, मुस्लिम पिछड़े वर्ग, मुस्लिम पिछड़े बिरादरी में जितनी भी जातियां आती हैं, उनके सामाजिक लीडर आपके पीछे सभी समाज के लोग तशरीफ फरमा है। आप
साहब को सुनेंगे, हम योगेश साहब को सुनेंगे, हम संदीप भाई को सुनेंगे, इस उम्मीद के साथ में आई है। मैंने 1000 आदमी बुलाया था उत्तर प्रदेश से। बड़े बड़े भाई अली साहब ने मुझसे कहा, अली साहब 1000 सिलेक्टेड लोगों को बुलाना है यूपी से। मैंने कहा ठीक है बड़े भाई, 1000 लोग आएंगे। हमने 1000 दावत बांटी और यहाँ पे 1000 की कैपेसिटी साथ में है लगभग 900 की। 1000 बांटा, कार्ड की चलिए 1000 में कम से कम कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, हो जाएगा। लेकिन हमने 1000 बांटा। अब इतने पसमानदा दर्द के मारे हैं, अंदर इनकी ज्वाला धड़क रही है, ये भरा हुआ है मुसलमान अपने हकदार के लिए। अब भागता सुन के चलाया, मानी सच्चा साहब को सुन करके चलाया, मानी योगेंद्र यादव जी को सुन के चलाया, भाई संदीप पांडे जी को सुन करके चलाया। सब लोग आज अहद करेंगे कि अब उत्तर प्रदेश के अंदर ऑल इंडिया को हमारी ताकत को देख करके विरोधी भी इस पे तमाम विघ्न बाधा डाल सकते हैं। इसलिए हमें पूरे दिन होशियार रहना है। जिस तरह से हमारे अधिकार के बारे में माननीय सच्चा साहब ने लिखा है, मैं एक शायरी करना चाहूंगा और आपको नष्ट करना चाहूंगा। माननीय न्यायमूर्ति जी पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर। मेरे साथियों, अपने दिल की जो दर्द थी आपने कलम से दुरुस्त किया है कागज पर। पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, न जाने कितने हैं झूठे बयान कागज पर। पढ़े हैं जब भी कलम के निशान कागज पर, न जाने कितने हैं झूठे बयान कागज पर। हम तो फुटपाथ पे रातें गुजारते हैं अभी, हम तो फुटपाथ पे रातें गुजारते हैं अभी, रोज बनते हैं हजारों मकान कागज पर, रोज बनते हैं हजारों मकान। ये हर नबी के साथ देने वाले जितने दुनिया में आए हैं वो पसमानदा तबके के लोग होते हैं। समाज के पिछड़े हुए लोग जिनका कोई पुरसान हाल नहीं होता था। ईसा इस्लाम के साथ देने वाले कौन थे? जनगणिये भेड़ चढ़ाने वाले वो भी थे। मूसा इस्लाम के साथ देने वाले कौन थे? हर नबी के मानने वाले पसमानदा समाज के लोग होते थे। और नबी का सबसे बड़ा काम यह होता था कि सारी इंसानियत को एक दर्जे पर लाकर मसावत की लड़ी में पुरो देंगे। देखिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मौके पर दुनिया का क्या हाल था। इंसान की कोई इज्जत नहीं थी। कहीं कुरैश की थी, कहीं डोरे की थी, कहीं ब्राह्मण की थी, कहीं अपने शाही खानदानों की थी। पहला पैगाम कुरान ने क्या दिया? इंसान की मसावत का। लक़द कररमना बनी आदम का। अल्लाह ने इज्जत बख्शी और अल्लाह ने मर्तबा बख्शा और बाइज्जत बनाया किसको? बनी आदम को, इंसान को। मुसलमान की कहा हर इंसान काबिल एहतराम है। ये पहली तारीख की कुरान ने। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने अमल से कुरैश इतना ऊंचा खानदान था, उस खानदान की बच्ची आपकी फूफीजात बहन एक गुलाम की हैसियत से पिटने वाले ज़ैद बिन हारिसा उनके निगाह में आपने दी। मुसलमान की हालत इसलिए खराब है कि पसमानदा मुसलमान जो है उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो सारे मुसलमानों की हालत को खराब है। हिंदुस्तान में जो पिछड़ा हुआ है तबका है वो आज खुलेआम ऐलान कर रहा है कि ये सरमायादारों को हमको बांट नहीं सकते। तुम हमारे ऊपर हुकूमत करते हो, तुम हमको इस छोटी छोटी तबकों में रिलीजन के नाम पे, इस चीज के नाम पे बांट नहीं सकोगे। हमारा एक परेशानी है, हम पसंदे हैं। हम तो तुम डिप्राइव करते हो। और मैं देख रहा था जब शुरू में हुआ कि जिसको हिंदी में क्या कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, तो उस वक्त हमें बहुत से लोगों ने बताया कि ग्लोबलाइजेशन के हक में है कि सब इससे देश में बहुत फैलाव होगा, बहुत खरीद होगी। हालत ये हुई है
और जब के लोग अंतर्राष्ट्रीय ये मान चुके थे कि ग्लोबलाइजेशन जो है जिसमें कि मार्केट को बाजार को पूरा किया जाता है उससे नुकसान होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट सोचत अब तो वो छोड़ गए, वो जॉन स्टील्स होते थे जो कि वर्ल्ड बैंक में होते थे, हम तो इकट्ठे हो लड़ो, आपकी लड़ाई है। अगर पसंदे इकट्ठे नहीं हो फिर लड़ाई लड़ेंगे। अगर आपको बंटवाना इवन एज मुस्लिम्स वो उसमें आता है, अगर वो सेक्टर क्लास हो। और मुख्तसर में अपने ख्याल का इज़हार करें। वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। बरेली शरीफ की सरजमीन पे हम लोगों को जो आपने स्वागत किया है इसका बहुत बहुत शुक्रिया। मंच में बैठे हुए हमारे सारे अध्यक्ष और हमारा पसमानदा समाज आज ये सबको एक साथ देख करके इतना खुश है कि हम इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। शेरे मंसूर की आमद है संभालो खुद को, तमाम कौम के नाम ये पैगाम। शेरे मंसूर की आमद है संभालो खुद को। आप अपने समाज को ध्यान नहीं कर सकते जब तक लोकसभा और विधानसभा अन्य क्षेत्रों में आपके नुमाइंदे नहीं होंगे, आपकी बात कोई नहीं करेगा। इसलिए अपने समाज से नुमाइंदा चुन करके भेजिए ताकि वो आपके समाज की बात लोकसभा विधानसभा से राज्यसभा में आपकी बात उठा सके, आपकी समस्याओं को उठा सके। इसलिए सभी मीटिंग में, इससे पहले मीटिंग हुई लखनऊ में, उसमें मैंने अपनी मीटिंग में साफ साफ कहा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीट है, 22.5% मुसलमानों की आबादी के हिसाब से हमारा हक 90 सीट का बनता है। हमारा हक 90 सीटों का बनता है कि 90 मुसलमान विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। हम अपने भाई को लड़ाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो मेरे दोस्तों 65 सीटें अगर हमको मिलती है हिस्सेदारी में और हमने 65 में आधा हार गए, आधा सीटें 32-35 सीटें अगर हम जिता ले गए तो 1 साल के अंदर रिजल्ट है। अगर विधानसभा में हमें हक मिल जाता है और हम उसमें ईमानदारी से काम करते हैं तो बहुत ही जल्द
समाज के बैनर के इलेक्शन करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी के तमाम लोगों ने, दलित समाज के लोगों ने अपना एक नेता चुना और उसके तमाम इलेक्शन लगते रहे, लेकिन दलित समाज के लोगों ने अपने नेता को बुरा नहीं माना, बुरा नहीं सेता और उनके खिलाफ नहीं गए। लोगों ने तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती के बारे में समय पर तमाम उनको एलिगेशन लगे, कैरेक्टर को लेकर लगे, घपले को लेकर लगे, तमाम उनको एलिगेशन लगे, पार्टियों में टिकट लेकर पैसा लेकर टिकट देने के एलिगेशन लगे। इतना तमाम उन्होंने जोड़ने से घोटाला भी उनके पीछे लगा, लेकिन दलित समाज के लोगों ने अपने नेता का दामन नहीं छोड़ा, सबसे बर्दाश्त किया। यह है कैरेक्टर, यह है नेता के पीछे चलने की लब्बैक कहना। इतना सब कुछ होने के बाद दलितों ने नहीं माना, कुछ नहीं, हमारा एम्पर तो क्या ठीक है। ऐसे आपको सहन कराना पड़ेगा कि जो हमारा बिना चले वो बिल्कुल सच है, इसके पीछे चले। हमारे लोग क्या करते, संकेत करने लगते हैं, आप मिल करके खाओ, फिर सब कुछ करो, लेकिन जब वोट देने की बात आए तो पसमानदा समाज के बैनर को याद कर लेना, पसमानदा समाज को की बात को याद कर लेना कि दुनिया से कुछ भी कहेंगे हम नहीं मानेंगे, जो पसमानदा समाज कहेगा वही रफल होगा, वही मानेगा। और लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, पसमानदा तबके के सभी बिरादरियों में घर जा करके जगाने का काम किया। ये पसमानदा एक बिरादरी है, उसमें 34 लोग, इस छतरी के नीचे 34 लोग हैं। अगर 34 में किसी को दर्द होगा, इस छतरी के नीचे बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब चलने से काम करें, एक दूसरे को मिला करके काम करें, तो इंशाअल्लाह ताला हम इस मूवमेंट में, इसका मतलब ये नहीं कि आज की बात खत्म हो गया, इस मूवमेंट में हम कामयाब जरूर होंगे इंशाअल्लाह ताला। और सभी पसमानदा हजरात से गुजारिश है कि सब लोग आपस में छोटी छोटी बातों को भुला करके एक मंच पर एक छतरी नीचे आइए और अपने लीडर के, अपने कायद की बात को माने, इंशाअल्लाह ताला आपको मिलेगी। 2018 आने वाला चुनाव एक नजीर बनेगा, पसमानदा समाज का इतिहास लिखा जाएगा 2018। इधर थोड़ा सा पीछे हो गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो पिछड़ा मुसलमान है वो अपने को उपेक्षित महसूस करता है, इसीलिए जरूरत पड़ी कि सारे बिरादरी के लोग 32-34 बिरादरियां इकट्ठा होकर के इस बात के लिए आंदोलन कर रही हैं कि हमको अपना अधिकार मिलना चाहिए। और राजनीतिक दल के नेताओं के समझ लेना चाहिए कि जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में पसमानदा समाज थोड़ा सा वोट देने में सुस्ती दिखाया है, तो समाजवादी पार्टी की सफाया हो गया और बहुजन समाज पार्टी में सफाया होगा। कोई भी मुस्लिम 36 मुस्लिम जीत करके आते थे, 29 बचे हैं। ये कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमानों के दिल में अपने अधिकार, राजनीतिक दल अलग से बनाने जा रहे हैं। हमारे अधिकार को जो भी सियासी दल, जो भी राजनीतिक दल देने की बात करेगा, हमारे समस्याओं पर रोशनी डालेगा, हमारे मसाइल को हल करेगा, ये पसमानदा समाज पूरे हम सारे लीडरान के साथ में उस पार्टी की तरफ, उस पार्टी को पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार, उनकी सरकार बनाने के तैयार है। यदि ऐसा नहीं करते हैं, ये हमारी बात को हम लोगों को नजरअंदाज करते हैं, तो हम लोग पसमानदा समाज के लोग बैठ करके एक नई रणनीति बनाएंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। हाल के दिनों में मुस्लिम पार्टी काफी नए लोग चुने गए हैं, चाहे नेशनल लेवल के हैं, चाहे स्टेट लेवल के हैं, उनको अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देता हूं। और जो अहबाब आज तशरीफ लाए हैं उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। इन बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपको पसमानदा मुस्लिम समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अनीस मंसूरी साहब का, जोरदार तालियों से। अनीस मंसूरी, अनीस मंसूरी, पसमानदा पसमानदा मुस्लिम समाज
उसके बाद में उसके बाद लेकिन यही करना होना चाहिए मोहम्मद सलीम का और सबसे आखिर में मोहम्मद रिजवान अबादी का गद्दी समाज से मंसूरी का जोरदार तालियों से सवाल जोरदार तालियों से सवाल कीजिए। मोहम्मद इफ्तिखार सलमानी जोरदार तालियों से सवाल कीजिए। तो भाईगा यही कहा ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे परंपरा हैं। मोहम्मद जावेद कुरैशी साहब कौमी सदर को बुलाऊं। आज मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूं कि अगर अनीस मंसूरी को अपने रहनुमा मानते हो, जब तक अनीस मंसूरी का हुक्म नहीं होगा तुम किसी भी कीमत पर किसी के पीछे नहीं जाओगे। और कैसे? एक बड़ी मशहूर बात है कि घर के अंदर चाहे 10 बच्चे हों लेकिन ये मिसाल एक ही होता है, घर में एक, वन में एक और रन में एक, मैदान जंग में। और मैदान जंग की सियासत के अंदर जब अनीस मंसूरी उतरेगा और पसमानदा की आवाज लगेगी तो मुझे अल्लाह की जात पर यकीन है कि इसी 12 विधानसभा के अंदर उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर कोहराम मच जाएगा। और कोहराम कैसे बचाना है? हर जगह जाओ अपने इलाकों के अंदर कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। और इस मुल्क में जीना है तो कोहराम बचा दो। और अगर इस सियासत में जिंदा रहना है पसमानदा समाज के लोगों तो अनीस मंसूरी का डंका पूरे हिंदुस्तान के हर शहर और गली में बजा दो कि जब तक पसमानदा समाज का रहनुमा आवाज नहीं देगा हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। हमने वादा किया है और हम चाहे जान दे दें अपने वायदे से इनकार नहीं करेंगे। चूहों पे नहीं शेरों पे किया जाता है एहसान करने का वक्त है। अगर तुमने इस शेर पर एहसान किया तो तुम भी अपना हक हासिल कर लोगे। और 12 विधानसभा के अंदर 25 नहीं बल्कि इंशाअल्लाह 50 विधायक पसमानदा समाज के होंगे। मैं उसी शेर को बुला रहा हूं। इस शेर के साथ ये किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है और रन क्या है? चाहे सुहन कांप रहा है। जोरदार कानून की जो धारा 341 है इसके अंतर्गत 1935 से 1950 तक मुसलमानों को रिजर्वेशन दलितों के बराबर शेड्यूल कास्ट का मिलता रहा है। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि मुसलमान भी दलित होते हैं। 7-8 बिरादरियां लगभग मुसलमानों में भी शेड्यूल कास्ट टाइप की हैं, तो उनको मिलता था। और उसी रिजर्वेशन का फायदा ये हुआ कि जब देश आजाद हुआ तो मुसलमानों की सभी क्षेत्रों में भागीदारी 33% हुआ करती थी। उसी आरक्षण का लाभ था। और आज 1.5% बची। बड़े पॉलिसी के साथ में वो खत्म किया गया। हिंदू धोबी है तो उसको आरक्षण का लाभ मिलता है, मुस्लिम धोबी है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। काम एक जैसा और भेदभाव कैसा। और कोई नई बात नहीं, ये संविधान की धारा में हमारा अधिकार था और आज भी है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के लोग, जवाहरलाल नेहरू जैसे मनवादी के सोच के लोग, जो आरएसएस से भी ज्यादा ये जो भाजपा है
इसे हम लोग आरएसएस जैसा कहते हैं, लेकिन कांग्रेस महा आरएसएस जैसी है। ऐसे लोगों ने कांग्रेस ने सोचा कि अब आजादी के बाद मुसलमान 33% है और 14,000 उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी हैं आजादी में, अब तो ये 33% तो है ही है, इसके अलावा मांग सकता है। तो इन मनवादी सोच के लोगों ने बड़े साजिश के तहत उस समय जो कांग्रेस के मुस्लिम पिट्ठू लीडर थे, जो कांग्रेस के पिट्ठू हुआ करते थे, ऐसे लोगों ने इनको कांग्रेस ने इस्तेमाल किया कि हम इस पे बंदिश अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो ये मुसलमान हमारा विरोधी हो जाएगा, अगर किसी मुस्लिम लीडर से हम करवाएंगे तो वो जिम्मेदार उसका होगा। इन्होंने उन मुस्लिम लीडरों से लिखवा लिया कि मुसलमानों के आरक्षण की कोई जरूरत नहीं, और लिख दिया राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी करा करके उस धारा 341 पर जो मुसलमानों को रिजर्वेशन का लाभ मिलता था दलितों को, उस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया, मजहबी पाबंदी लग गई। तो मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ये दोहरा व्यवहार ऐसा, एक तरफ तो कानून में है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, ये तो यहाँ के लोग फॉलो करते हैं कि धर्म के आधार पर हम रिजर्वेशन नहीं दे सकते, लेकिन मेरे दोस्त संविधान में धारा 341 भी संविधान की धारा है, उस पर बैन लगाने का भी आपका हक नहीं था। इसका मुकदमा भी कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। तो ये 3 मुद्दों पर पसमानदा समाज पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करेगा, और आप लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना है। सियासी हलके में, राजनीतिक क्षेत्र में पसमानदा की ताकत का एहसास हो जाएगा जिस दिन उस रैली के माध्यम से, अक्टूबर में होने वाली रैली के माध्यम से आप अपनी शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताकत का एहसास करा देंगे। उसी दिन मेरा पूरा उम्मीद और यकीन है कि उसी दिन सारे राजनीतिक नेता हैसियत में आ जाएंगे। किसी के एहसास नहीं होगा तो हमें कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन जब हमारी ताकत को उनको एहसास हो जाएगा तब वो हमारे मुस्लिम मसाइल की बात करेंगे और हम उनको सपोर्ट करेंगे और अपनी मांग, अपनी डिमांड्स को उनसे पूरा कराएंगे इन शर्तों पर। तब ये समाज तरक्की कर सकता है, वरना ये समाज तरक्की नहीं कर सकता। इस गफलत में मत रहिएगा। समाज के अगर सच्चे हमदर्द हैं तो अनीस मंसूरी और तमाम मुकर्रिर हजरात ने जो आपसे बात कही है, इस पे अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये मिशन है, ये मूवमेंट है, इस चुनाव तक ही ना समझिएगा, थोड़ा वक्त लगता है, मूवमेंट में थोड़ा टाइम लगता है। आज ये अधिकार की लड़ाई की बात चारों तरफ से आई है तो बेशक इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लोग देर में जागेंगे, लेकिन जब जागेंगे तो मुझे पूरा यकीन है और दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोग जाग गए तो हिंदुस्तान के अंदर एक बार पसमानदा राज जरूर आएगा। बस आखिरी अपील कि मेरे दोस्तों, ना यहाँ कोई मंसूरी है, ना यहाँ कोई अंसारी है, ना यहाँ कोई इदरीसी है, ना कुरैशी है, यहाँ हम सब लोग पसमानदा हैं। और एक अपील भी करते हैं, और अच्छा भाईचारा बनाने के लिए हम पसमानदा तबके के लोग सब आपस में रिश्तेदारियां भी करना शुरू कर दें तो और माहौल बनेगा। भाई हम लोग एक ही मंजिल के राही हैं और एक ही मंजिल है हमारी जहां पहुंचना है, और हम लोगों का दर्द भी एक है, तो बढ़ के क्यों रहे मेरे दोस्तों। इससे और भाईचारा बढ़ेगा, प्यार मोहब्बत बढ़ेगा और हमेशा के लिए हम लोग जिंदा रहेंगे। पसमानदा हमेशा जिंदा रहेगा। दोस्तों,
इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा और अपील करना चाहूँगा कि बड़े ही अदब के साथ में आप लोग खाने पर जाएंगे। भाई अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी रूहे रवां और अपने दिल की धड़कन को सुना। अब प्रदेश आज के सदारत और प्रदेश के मुखिया आली जनाब वसीम रायनी साहब इस प्रोग्राम के शुक्रिया अदा करने के लिए आएंगे। उसके बाद दुआया कलमात और बात खत्म, उसके बाद वो गाना होगा। वसीम रायनी, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिएगा वसीम रायनी साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम। सभी हजरात से बहुत बहुत गुजारिश है कि आप सब लोग इस पसमानदा के प्रोग्राम में आए और जो ये हौसला बढ़ाया इसके मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह आप सभी के लिए मैं दुआ करूँगा कि अगर ऐसे ही अगर सब कारवां बनता गया तो एक दिन हम जो है बहुत जल्द अपनी कामयाबी पे हासिल हो जाएंगे। तालीम अच्छी रहा हो, चाहे वो बड़ी खबर रहा हो, चाहे एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। मुस्लिम तबका मानता है कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा हुकूमत कमजोर, पसमानदा, गरीब और दलित मुसलमानों को नजरअंदाज कर रही है। आम आदमी परेशान है जबकि हुकूमत के अहम वजीर अपने रिश्तेदारों और आला तबके के लोगों पर मेहरबान है। वजीर आला के सामने तस्वीर का सही रुख पेश ही नहीं किया जा रहा है। नतीजा सामने है, कमजोर और पिछड़े मुसलमानों का एक बड़ा तबका मौजूदा हुकूमत से और करीबी लोग दिखाई देते हैं। जब नसीमुद्दीन सिद्दीकी को वजीर बनाया गया तो मुसलमानों की आंखों में कुछ ख्वाब बस गए थे, लेकिन जैसे जैसे इनकी इजाजतें बढ़ रही हैं, ओहदे बुलंद हो रहे हैं, वैसे वैसे मुस्लिम तबके के ख्वाब टूटने और बिखरने लगे हैं। जब ये बसपा की सरकार बनी थी और नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब को मिनिस्टर बनाया गया था और जिस तरह से उनको विभाग दिए गए थे, डिपार्टमेंट दिए गए थे और धीरे धीरे उनकी गिनती बढ़ती गई, उससे लगा था मुसलमानों को कि इसका फायदा मुसलमानों को आने वाले वक्त में मिलेगा। मुस्लिम लड़कियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं? उर्दू वालों को रोजगार क्यों नहीं? अक़लियती स्कीमों के फायदे से मुसलमान क्यों महरूम हैं? उर्दू मुतरज्जिमों को इंसाफ क्यों नहीं दिया जा रहा है? और अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर हुकूमत उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वजीर गूंगे, बहरे और अंधे क्यों हो गए हैं? सफेद पोशों की खामोशी और बेहिसी ने आम आदमी को बोलना सिखा दिया है। हमारे मुसलमान बेसहारा हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगारी देंगे, मगर आज तक जो है 5 साल हो चुके हैं, मगर हमारे नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने इस काम को अंजाम नहीं दे सका है और मुसलमान जो है तो धीरे धीरे जो है पसमंदा ही में चला जा रहा है। मुसलमान एक कौम ये समझती थी कि नसीमुद्दीन जो है बहुत अच्छा काम मुसलमानों के लिए करेंगे, लेकिन ये 5 साल इनके इक़्तिदार होते हुए भी ये कोई भी दलित मुसलमानों के लिए, पसमानदा कौम के लिए खाली ये सुनहरे ख्वाब दिखाते, क्योंकि उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। जबकि बहन जी ने शायद कोशिश करके ये बनाया होगा कि ये मुसलमानों का काम करेंगे। आप यकीन जाने कि हम जब से हुकूमत आई है और उससे पहले से मैं यूटीसी के टीचर्स के लिए लड़ी, उर्दू टीचर्स के लिए, ठीक है, आज तक एक वैकेंसी नहीं निकाली है। इस गवर्नमेंट ने मुसलमानों को कुछ भी नहीं दिया। के खिलाफ वोट करेंगे। लखनऊ में पसमानदा समाज के सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया गया है कि विधानसभा की 70 सीटों पर जहां राइनी, दर्जी, कुरैशी, हाशमी, अंसारी जातियों का प्रभाव है, जहां बीएसपी प्रत्याशियों के खिलाफ वोट किया जाएगा। पसमानदा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में
मुस्लिम समाज से मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी मुसलमानों के मामले में बीएसपी मुखिया मायावती को गुमराह कर रहे हैं। उनके पास मुस्लिम समाज का एक भी वोट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में माननीय मुख्यमंत्री ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी को 13 कैबिनेट विभाग दे रखा है। अभी मुखिया को यह इल्म नहीं है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के पीछे मुसलमान ही नहीं है। जिस दिन उन्हें पता चल जाएगा कि इसके पीछे मुसलमान नहीं है, उसी दिन उसे हो सकता है पार्टी से भी निकाल दें। मुसलमान अपनी बर्बादी और तबाही का हिसाब मांग रहा है, लेकिन हुकूमत भी खामोश है और इसके गुलाम बन चुके वजीरों के मुंह पर भी मसलिहत के ताले पड़े हुए हैं। अब जरूरत फिर ऐसे ही किसी हातिम की है जो पत्थर हो चुके मुजस्सिमों को जिंदगी का एहसास करा सके। ईटीवी न्यूज, लखनऊ। हमारे इस महफिल में आए हुए हमारे राष्ट्रपति साहब सबसे ज्यादा गुर्बत होती है मुसलमान, तो वहाँ शुरुआत होकर के आज शाहजहांपुर तक पहुँची और ये तीसरी इज्तिमाई शादियाँ हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में इस ट्रेडिशन को, इस प्रथा को अपनाने की एक होड़ सी लगी है और पूरे उत्तर प्रदेश में शुरुआत हो गई है। तो ये हम सीख देना चाहते हैं कि खर्चीली शादियों से बचें और जो पैसा खर्चीली शादियों में खर्च करते हैं उसको बचा करके अपने बच्चों को तालीम में खर्च करें। यहाँ पर शाहजहांपुर में आज 51 शादियों से ये लोगों को दावतनामा दिया गया था। 51 जगह
लेकिन दावे पे अमल ना के बराबर। और मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, जो आदमी 1.5 से 2 लाख रुपया महीना खर्च करता है, सबसे ज्यादा नफरत उसे करना चाहिए। लेकिन अपने पौधों पर गिरने ना 500 बस हो जाए आपकी तो गिरने अगर कोई कम रह जाए तो बता दें इंशाल्लाह वो भी कहीं पूरा कर दिया जाएगा। और मैंने बता दिया बस बहुत महंगी हमारे नबी की चिंता कोई पड़ेगी। अब रुपए की चिंता नहीं करना है हमें। अगर कोई शादी भी हमारे घर में है तो इंसान नहीं करना है। अगर हमें कोई शादी करना है तो बस हमारा समाज की अपनी मजदूरी करना है और किसी की शादी मुस्लिम पसमानदा समाज अनीस मंसूरी। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा जोश है भाई। आपके लिए ईद पे सिमैया का भी इंतजाम किया गया है। तो आज इस जश्न ईद मिलन में भाषण का कोई माहौल नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर यहाँ पसमानदा तबके के लोग हैं। अगर उनकी बात ना की जाए, उनकी समस्या की बात ना की जाए, तब भी पसमानदा के लोगों के लिए ये भाई ठीक नहीं है, ये बुरा मानेंगे लोग। आए हैं इतनी दूर से चल करके, गले भी मिले, सेवैयां भी खाएंगे, मुबारकबाद भी देंगे, लेकिन पसमानदा समाज से यहाँ कुछ लीडरों से, नेता से कुछ संदेशा भी लेकर के अपने क्षेत्र में जाएंगे। इसलिए थोड़ी रोशनी डालना जरूरी है। इजाजत हो तो रोशनी डाल दूं, वरना फिर मुबारकबाद दे करके चलिए। अच्छा भाई, मेरे दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ नए भी हैं, बहुत से लोगों को पसमानदा समाज समझ में नहीं आया होगा। मैं आपको बता दूं, पसमानदा लफ्ज जो है वो फारसी लफ्ज है। उसका मतलब ये हुआ कि सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे वाला। 2% मुसलमान इस हिंदुस्तान में फल फूल रहा है। 1% मुसलमान सियासत में खानदानी चला रहा है। मोहसिना किदवई का खानदान आजादी से अब तक उनके ही लोग रखे जाते हैं। गुलाम नबी आजाद के खानदान के लोगों को टिकट मिलेगा, उनके लोग सांसद, विधायक, मंत्री बनाए जाएंगे। सलमान खुर्शीद के लोगों को बनाया जाएगा। ये 1% जो सियासी मुसलमान जो राजनीति में हमेशा वहां पर कब्जा करके बैठे हैं, ये लोग अपने खानदान की सोचते हैं और उस जज से बाहर कभी नहीं जाते, उस घेरे में रहते हैं। और इन लोगों ने 63 साल तक हमारी बिल्कुल परवाह नहीं किया। और 1% वो मुसलमान जो जमींदारी तबका से ताल्लुक रखता है। बहुत से लोग हमारे चच्चा लोग बैठे हैं और बहुत से हमारे उलमाए किराम हैं, वो ये बात कहते हैं, अरे भाई हम सियासत से बहुत दूर रहते हैं, हम राजनीति बड़ी खराब चीज है, राजनीति बड़ी खराब चीज है। हम भी मानते खराब है, लेकिन अच्छी भी है कहीं भी। राजनीति बड़ी खराब है और ये हमारे उलमाए किराम सबको वगैरह, भाई हम सियासत से बहुत दूर। आप सियासत से दूर चले गए तभी मुसलमानों के हालात बदतर हो गए। आप सियासी होते तो हमारे ये हालात न होते। जब देश आजाद हुआ और इस देश की आजादी में 14,000 उलमाए किराम ने कुर्बानियां दी थी। 14,000 उलमाए किराम ने कुर्बानी दी देश को आजाद होने के लिए। और एक जो उलमाए किराम उसमें अगवा थे, उस कमेटी के लोग थे। जब देश आजाद हुआ तो ये लोग इकट्ठा होकर जाकर के कांग्रेस पार्टी के लीडर के सामने ये कह दिया कि मैंने हिंदुस्तान में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और हमारे मुस्लिम समाज के लोगों ने कुर्बानियां दी।
और देश को आजाद कराने का मेरा काम था। मैंने इसकी लड़ाई लड़के देश आजाद करा दिया, ले जाओ देश को संभालो। इतना कहना, उन मनवादी सोच के लोगों को एक ताकत मिल गई और उन्होंने अपने हिसाब से संविधान में सब कुछ कर लिया और सारे अख्तियार अपने हाथ में रख लिए। और ये चूक अगर हमारे उलमाए किराम ना किए होते, वो कहते कि मैंने 14,000 उलमाए किराम को कुर्बान किया है इस देश की आजादी के लिए। इसलिए इसमें, इस देश में, मंत्रिमंडल में, सभी जगह पर हमें 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। हम पसमानदा तबके के लोगों को सियासत से जोड़ेंगे। जो उन लोगों ने गलती की है हम सियासी बनाएंगे। बिना सियासत के अगर हमारे लोगों में एमपी एमएलए चुनकर नहीं जाएंगे पसमानदा संगठन के लोग, तो बताइए असेंबली में, लोकसभा में आपकी बात उठाने वाला कौन है? एक भी आदमी नहीं होगा। वो गैर मुस्लिम क्यों आपकी बात उठाएंगे? या जो 2% के लोग जीत के जाते क्यों आपकी बात करेंगे? वो हमारे में से, इनमें से जो नेता बैठे हुए हैं, इनमें से जब आप चुन करके भेजोगे तो आपके फला बहबूदी के लिए, आपके समाज के उत्थान के लिए, आपके तरक्की के लिए, मुस्लिम मसाइल को उठाने के लिए यही नेता आवाज उठाएंगे तो सरकार की मजबूरी हो जाएगी वो बात माने। जब हमारी भागीदारी सुनिश्चित नहीं है, हमारा कहीं एक नुमाइंदा नहीं है, तो मेरी बात कोई करने वाला नहीं। इसीलिए मैंने आवाज उठाई है कि हमको बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरी मांग है धारा 341। धारा से बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। धारा 341 संविधान की वो धारा है जिसके अंतर्गत पहले जो पिछड़ी जात के मुसलमान हैं इनको भी शेड्यूल कास्ट के बराबर आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन अब ये पूछिए कि हमको इस श्रेणी में क्यों रखा गया? हिंदू समाज में हम लोग भी ट्रांसफर है, हम लोग भी पहले हिंदू दलित थे, हम लोग वहां से अपना मजहब बदल करके आए हैं। वहां पर हिंदू मनवादी सोच के लोग, उनकी व्यवस्था में हम लोग जकड़े हुए थे। वहां पर ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, मंदिरों में ना घुसने का, कमर में घंटी झाड़ू मारने का तमाम रिवाज था। उन मनवादी सोच के वजह से ये दलित मुसलमान वहां पर जो अब हुए हैं मुसलमान, वो दलित थे। तो उन लोगों ने देखा कि इस्लाम ऐसा मजहब है जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। वहां पर इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, चाहे वो दलित हो, कोई भी एक मुसल्ले पे नमाज पढ़ता है और एक गिलास में सैकड़ों हजारों आदमी पानी पीता है। ये सोच करके उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो इज्जत कभी नहीं मिलनी है, चलिए हम लोग मुसलमान हो जाते हैं। हम लोग वहां से ट्रांसफर होकर के मुसलमान हो गए। तो भाई जो वहां हम जिस जात के थे हमको इस जात के यहाँ मान लिया गया। और 1935 में हम लोगों को उन्हीं जो हिंदू दलित के बराबर आरक्षण में हमको शामिल कर लिया गया। 1935 से 1950 तक 15 साल तक हम लोगों को उस रिजर्वेशन का लाभ मिलता रहा। यही वजह कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे लोग सरकारी नौकरियों में सभी जगह, सभी क्षेत्रों में 33% भागीदारी थी और आज वो 63 साल से घट करके केवल 2% रह गई है। ये नुकसान किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। 33% की जगह 2%, यानी 31% का नुकसान 63 साल से कांग्रेस ने बड़े साजिश साथ किया। तो हम सब लोग शोषित और ठगे हुए लुटे पिटे लोग हैं और आज वक्त आ गया है कि हमने उन मुसलमान नेताओं को बहुत विश्वास किया जिनको हम चुन के भेजते रहे। उन्होंने हमारी आवाज लोकसभा विधानसभा में नहीं उठाई, केवल अपने परिवार की बात की। और अब हम लोगों ने ये अहद किया है और ये फैसला किया है, ये पसमानदा समाज संगठित होकर के अपने अपने अंदर खुद लीडरशिप पैदा करेगा और पसमानदा में अपना नेता चुनेगा और अपना नेता मानकर उसे विधानसभा लोकसभा में भेजने का काम करेगा। मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि भाई हम देते पसमानदा को, लेकिन आप लोग एक साल लेट हो गए। अब हमने टिकट बांट दिया, मेरी मजबूरी है
कि अगर हम वहां टिकट काटेंगे तो फिर बवाला होगा, लेकिन और आप नाम दीजिए, अगर वो प्रत्याशी हमारे तरफ प्रत्याशी जबरदस्त बैठेगा, मजबूत बैठेगा, तो हम प्रत्याशी बदल भी देंगे। ये बात हुई है। तो सोचिए कि भागीदारी की बात हमने बात शुरू की, अभी बात फाइनल नहीं हुई। हमारे अपने लोगों से कहा कि अपने अपने समाज से जो आदमी विधायक का चुनाव लड़ना चाहता है, जो एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहता है, साहिब हैसियत हो, क्षेत्र में उसकी अपनी कुछ अहमियत हो, जनता में पकड़ हो, विवादित ना हो, लुच्चा लफंगा ना हो, उसकी कोई क्षेत्र में शिकायत ना हो, अच्छा आदमी हो, उसका नाम दीजिए। हम ये जो 32 बिरादरियां हैं, ये 32 बिरादरियों से हमने नाम मांगा है कि अपने अपने बिरादरी से नाम दिए, ताकि हम ये लिस्ट बनाकर नेता के सामने जाकर रख सकें। पहले आ गए होते, 20 दिन हो गया, अभी नहीं आया पूरा नाम। अगर सारे नाम आए होते और हम जाकर उनसे डिस्कस कर चुके होते हम लोग, तो शायद बात बन जाती, तो आज यहाँ का माहौल कुछ और हो। हमने वहां भी ठोकर मारा और जहां बात करने गए थे वहां भी सबके सामने इस पद को ठोकर मारा कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें हक चाहिए। और यह भी कहा कि अगर आपकी पार्टी हम लोगों को देगी तो सबसे पहले हम कुछ न लेकर के अपने साथियों को दिलाने का काम करेंगे। एक हम आपके बीच में कैरेक्टर पेश करेंगे, चरित्र पेश करेंगे कि हम अपने लिए नहीं आपके लिए लड़ते हैं, हम अपने लोगों को बनाएंगे। तो बात अभी कई जगह चल रही है और बात पूरी होगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। कोई बात बंद कमरे में नहीं होगी, सब पसमानदा लीडरों के सामने होगी और वही बात पे हम लोग उस पार्टी का समर्थन करेंगे जब हमारे मसाइल को वो लोग मानेंगे। वरना अब आपसे पूछना चाहते हैं, अगर उन लोगों ने हमारी शब्दों को नहीं माना तब आप क्या करेंगे? यही मैं सुनना चाहता था कि यदि देखिए अगर हम लोगों ने ये वक्त को सही इस्तेमाल नहीं किया तो फिर हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। हमें अगर कोई भी राजनीतिक दल नहीं बुलाता है, हमारे डिमांड्स को नहीं मानता है, तो हम पसमानदा तबके के लोगों को उनको सबक सिखाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा और उस बीच में इसलिए लड़ा जाएगा कि हम हराएंगे। हराएंगे कैसे? आपने हर विधानसभा में 15-15, 10-10 हजार वोट पसमानदा के लोगों का इकट्ठा हो गया हो, वोट काट लिया, तमाम 12 लोग लड़ रहे होंगे, 12 लोगों में एक पसमानदा के प्रत्याशी ने 20,000 वोट काट लिया और 12 में एक मान लीजिए किसी पार्टी के जीत गया, लेकिन 11 तो हारे। अब 11 लोग ये कहते फिर रहे हैं अगर पसमानदा न लड़ा होता तो हम जीत जाते। ये कह रहा है अगर पसमानदा न लड़ा होता तो हम जीत गए होते। 11 लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो जीता है वो भी कह रहा अगर पसमानदा न बीच में आता तो हम भी न जीते होते। यही बात कहते हैं ना। तो सोचिए आपकी अहमियत बढ़ गई, आपकी गिनती शुरू हो गई। ताकत बनो और ताकत बन करके अपने हक को, अधिकार को हासिल करो। हम लोग किसी के सामने अपने अधिकार को भिखारियों की तरह मांगा नहीं करते, हम मुतहिद होकर के छीन लेने का काम करते हैं। अपाहिज नहीं है हम लोग। तो दोस्तों आज जो सियासी हलके में आपके काम की, आपके यूनिटी की, आपकी एकता की जो लोग मिसाल देते फिर रहे हैं, आज एक जो चर्चा बहस का विषय बना हुआ है नेताओं के बीच में कि पसमानदा कहां से पैदा हो गया और बड़ी तेजी से जुड़ रहा है एक दूसरे से। मेरे दोस्तों आने वाले चुनाव में आपकी भागीदारी सुनिश्चित होगी और ये जो 13 अक्टूबर का सम्मेलन रखा गया है इसमें मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों इसमें पसमानदा समाज की इज्जत फंसी हुई है, हमारी नहीं पसमानदा समाज की इज्जत आबरू का सवाल है कि आप
मोहल्ले से, एक एक गलियों से, कूचे से निकल करके उस पसमानदा समाज के सम्मेलन को कामयाब बनाने के लिए रुपया पैसा जो भी धन तन मन धन से जुड़ करके कामयाब बनाने का पूरी कोशिश करें। इंशाअल्लाह अगर ये रैली कामयाब हो गई तो पसमानदा का हक सुरक्षित हो जाएगा, मेरा वादा है और दावा किया। इन्हीं बातों के साथ में एक बार मैं उस सम्मेलन में आने की दावत देते हुए सभी हज़रात से गुजारिश करते हैं कि आप सभी हज़रात उस 13 तारीख के सम्मेलन में शिरकत जरूर करें और जज्बे के साथ तन मन धन से जुटे। और आज इस कार्यक्रम में सभी हज़रात ने जो हिस्सेदारी निभाई, मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ, एहसान मानता हूँ और आपके जज्बे की कदर करता हूँ। खास तौर से जो आज इस सम्मेलन में हमारी खवातीनों ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने जो हिस्सेदारी निभाई है, ये काबिल तारीफ है। और मैं तलब करता हूँ अपने बहनों से कि रैली में